दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग आज इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए भैया, जब बात इनकम फ्रॉम सैलरी की जाएगी तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद में हम नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगा। अच्छा, जब वेतन मिलेगा तो साथ में और क्या क्या मिलेगा, और इधर आपको वेतन मिलना स्टार्ट होगा, उधर गवर्नमेंट आ जाएगी और कहेगी भैया अच्छा बहुत कमा रहे हो ना, लाओ इस पे टैक्स चुकाओ हमको। ठीक, तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में क्या नियम दिए हैं किसी भी वेतन भोगी व्यक्ति के वेतन के ऊपर कर लगाने के संदर्भ में उनकी अकाउंटिंग करना है हम लोगों को। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट है। तो भैया इनकम फ्रॉम सैलरी से के संदर्भ में कुछ नियम दिए गए हैं और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग करके गवर्नमेंट को ये बताना है, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना है कि साहब मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी है और इस पर मेरा इतना टैक्स बनता है, आप ले लीजिए। इनकम टैक्स की सबसे अच्छी बात तो यही है, यहाँ पर एसएससी खुद अपना असेसमेंट करता है कि मेरी इनकम टैक्सेबल कितनी है और आप टैक्स ले लीजिए। तो बात करते हैं कि सैलरी के संदर्भ में क्या रूलिंग है, ठीक है ना। तो भैया इनकम फ्रॉम सैलरी आज हम लोग बात करेंगे केवल सेक्शन 15 की बात करेंगे और सेक्शन 15 पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कि कौन सी सैलरी इस हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी सैलरी इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है ना। यह चार्जिंग सेक्शन है, यह व्याख्यान करता है इस सेक्शन की इनकम का कि कौन सी इनकम किस आधार पर यहां पर टैक्सेबल होगी। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 15 में दी गई रूलिंग को। सबसे पहले बात देखो, जब वेतन की करी जाती है तो भैया कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जो वेतन दे रहा हो, और एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, ये ऐसे बहुत प्रसन्न व्यक्ति है ये, ठीक, जिसको वेतन मिल रहा हो। मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है ना। ये वेतन दे रहा है और ये वेतन इनसे ले रहा है, ओके। तो ये कौन हो गए, ये हो गए एम्प्लॉयर और ये कौन हो गए, ये हो गए एम्प्लॉई। बस सेक्शन 15 पहले नंबर पर यही बात करता है, कहता है कि सैलरी से इनकम हो और इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो। इसके लिए अनिवार्य है कि वेतन देने वाले और वेतन लेने वाले के बीच का संबंध एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होना चाहिए। अगर यह संबंध नहीं बन रहा, तो फिर सैलरी भले ही मिल रही हो लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अरे सर क्या बात करते हैं, क्या कोई ऐसी सैलरी भी होती है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन ना बनता हो और सैलरी फिर भी आती हो? जी हाँ भैया, होता है, तभी तो सेक्शन 15 ये बात कर रहा है। तो सर हमको वो चीज़ें भी बताइए जिनमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन बनता नहीं फिर भी सैलरी आती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 पर ले किसको, चुनाव का समय है तो इनको ले लेते हैं, MP, MLA और MLC। ये क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नौकर होते हैं या सरकार के नौकर होते हैं? ये लोग क्या सरकार के नौकर होते हैं? सरकार इनका एम्प्लॉयर होता है? क्या इनको एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाता है या जनता इनको चुन करके भेजती है? अरे जनता इनका चुनाव करके भेजती है, ये सरकार के नौकर नहीं होते, ये खुद सरकार होते हैं। न्याय यह व्यवस्थाओं को बनाते हैं भाई, इन्हीं लोगों के संयोग से तो सरकार बनती है। जिसका बहुमत हो गया वो हो गया भैया पक्ष और जिसका अल्पमत हो गया वो हो गया विपक्ष। तो ये सरकार के नौकर नहीं होते। लेकिन क्या ये लोग को सैलरी नहीं मिलती? नहीं साहब, मिलती है, इन लोगों को भी सैलरी मिलती है।
तो जब सरकार के नौकर नहीं है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बना और सैलरी फिर भी मिली, तो सैलरी कहां पर इनकी टैक्सेबल होगी? अरे भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। मैं इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम में जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेज होता है। इनकी सैलरी कहां पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी जाके। अच्छा सर जी, एक कुछ और बताइए। और बता रहे हैं, ठीक है ना। पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ फर्म। एक फर्म में साझेदारों की स्थिति को देखिए जरा। मान लो एक फर्म है और उसमें ए, बी और सी, ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं? पार्टनर हैं। तो फर्म में ये तीनों पार्टनर हैं, फर्म में ये तीनों मालिक हैं और फर्म में ये तीनों कर्मचारी हैं। अपना समय फर्म को देते हैं तो फर्म से क्या लेंगे? सैलरी लेंगे। सेपरेट एंटिटी क्या लेंगे? सैलरी लेंगे। लेकिन बताओ इसमें मालिक कौन, नौकर कौन? कोई है मालिक और नौकर? नहीं ना। तो फिर अब इस सैलरी को क्या करें? तो बता दिया ना, काहे मार परेशान हो रहे हो, इसको लेके चले जाना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखिए भैया, सैलरी होने के बावजूद ये इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बन रहा है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर के इनकम यहां पर टैक्सेबल होगी। एक और उदाहरण बता दीजिए सर जी। बता दे रहे हैं ना यार, परेशान ना हो। खिलाड़ियों को मिलने वाला वेतन, खिलाड़ियों को मिलने वाला वेतन खिलाड़ियों को नौकरी पर रखा जाता है या अपनी प्रतिभा के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है? ये किसी भी बोर्ड के नौकर होते हैं। क्रिकेटर्स को बीसीसीआई बोलता है कि जाओ तुमको खेलने जाना है तभी ये जाएंगे, है हाँ? होता है ऐसा? नहीं ना। ये नौकर नहीं होते हैं, स्वच्छंद व्यक्तित्व है इनका। तो भैया ये लोग क्या है? क्या इनको सैलरी नहीं मिलती? खिलाड़ियों को तो सैलरी मिलती है। तो कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। क्योंकि इन तीनों ही चीजों में जो मैंने आपको बताई हैं, इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बन रहा। इस वजह से इनको मिलने वाली सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, जबकि इनको सैलरी से ही इनकम हो रही है। उम्मीद है पहला पॉइंट सेक्शन 15 का बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होने पर ही मिलने वाली सैलरी, मिलने वाला पारितोषिक यहां पर टैक्सेबल होगा। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में क्या बताया गया कि भैया वेतन पहले प्राप्त हुआ तो प्राप्ति के आधार पर टैक्स लगेगा, वेतन पहले ड्यू हुआ तो ड्यू होने के आधार पर टैक्स लगेगा। यह बताता है सैलरी रिसीव्ड और सैलरी ड्यू, विच एवर इज फर्स्ट विल बी टैक्सेबल। वेतन अगर पहले प्राप्त हो गया तो प्राप्ति के आधार पर टैक्स लग जाएगा, पहले ड्यू हो गया तो ड्यू होने के आधार पर टैक्स लग जाएगा। दोनों में जो पहले होगा उसी के आधार पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन पर प्रतिबंध है। किसी भी इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। इनकम पर टैक्स सिर्फ 1 बार लगेगा, चाहे जब लग जाए। बात समझ आ रही है ना? तो भैया नंबर 2 पर क्या कहा गया? सैलरी रिसीव्ड और सैलरी ड्यू, विच एवर इज फर्स्ट विल बी टैक्सेबल। सर उदाहरण देकर समझाइए, बातें तो किताब में लिखी हैं, हमको समझ नहीं आती हैं, उदाहरण दीजिए। आइए उदाहरण देते हैं। हम लोग ईयर ले लेते हैं 2018-19, 2019-20, 2020-21, ये 3 वर्ष हमने ले लिए। ठीक, ये वाला जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर ए, इसी की बात करते हैं। इसकी सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी मानते हैं 50,000 रुपया महीने की। कितनी मानते हैं? 50,000 पर मंथ। ठीक, तो यहां 18-19 के सेशन में कितना वर्ष महीना हुआ? 12। एक महीने की सैलरी 50,000, तो कितनी इनकी सैलरी ड्यू होगी? सैलरी इनकी कितनी ड्यू होगी? यहां पर बना भी देते हैं आगे, सैलरी
ड्यू, यहां पर ड्यू कितनी होगी 6 लाख ड्यू होगी, यहां पर कितनी ड्यू होगी 6 लाख रुपया ड्यू होगी, यहां पर कितनी ड्यू होगी 6 लाख ड्यू होगी, हर जगह कितनी ड्यू होगी 6 लाख ड्यू होगी। ठीक है, लेकिन 18-19 के सेशन में ये अपने एम्प्लॉयर के पास पहुंचा और कहा साहब हमारी बेटी की शादी है, आप जानते हैं 20 वर्ष हो गए हैं हमको आपके यहाँ काम करते हुए और हमारी बेटी की शादी है, इसके लिए हमको पैसे की अतिरिक्त आवश्यकता है। आप ऐसा करिए 6 महीने का वेतन हमको एडवांस दे दीजिए। क्या करिए 6 महीने का वेतन हमको एडवांस दे दीजिए, और काम तो आपके यहाँ कर ही रहे हैं, धीरे धीरे वो पैसा आप हमारी सैलरी से काट लेना, डिडक्ट कर लेना, सैलरी हम सबको एडवांस दे दीजिए 6 महीने का, बहुत जरूरी काम है हमारा। एम्प्लॉयर को भी लगा यार 20 वर्ष से काम कर रहा है, इसकी अगर आज जरूरत है हम नहीं आएंगे इसके काम तो कौन भला काम आएगा। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो समन्वय की भावना रखते हुए उसने कहा ठीक है यार दे देते हैं, ले जाओ। कितना हुआ 6 महीने का पैसा, ठीक है ना। तो यहां पर एडवांस सैलरी उसने दे दी इसको, कितनी दे दी 6 महीने की, कितनी 3 लाख रुपया। ओके दे दिया, हाँ दे दिया सर जी। तो फिर यहां इनकम कितनी उसको मिली 9 लाख रुपया, कितना मिला 9 लाख रुपया। अब देखो सैलरी ड्यू कितनी होती है 6 लाख, रिसिप्ट कितनी होती है 9 लाख। पहले सैलरी ड्यू हुई कि पहले रिसिप्ट हो गई, अरे साहब ड्यू बाद में होगी, ड्यू तो यहां होगी आके, रिसिप्ट पहले हो गई। ड्यू कहां होती 19-20 में ड्यू होती, रिसिप्ट कहां हो गई 18-19 में प्राप्त हो गई। भैया यहां पर जो टैक्स लगेगा वो किस इनकम पर लगेगा, तो यहां पर टैक्सेबल सैलरी ये होगी क्या, टैक्सेबल सैलरी होगी ये। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा देखो फिर जब यहां आएंगे तो 6 लाख रुपया ड्यू हुआ था, प्राप्त कितना होगा 3 लाख रुपया, तो पिछले वर्ष ही हमको प्राप्त हो चुका है, वो यहां पर कट जाएगा। प्राप्त कितना होगा 3 लाख रुपया प्राप्त होगा। अब इनके ऊपर टैक्स किस इनकम पर लगेगा, तो यहां पर इनकी टैक्सेबल सैलरी ये होगी, टैक्सेबल सैलरी ये होगी, ठीक है ना। यहां पर कोई एडवांस नहीं है, पूरी सैलरी यही मिली, तो यहां डैश कर दो, यहां पर इनकी टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगी 6 लाख रुपया टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। उम्मीद है बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहां वेतन ड्यू यहां होता लेकिन मिल गया, यहां पर ड्यू कहां होता, यहां 6 लाख में है ना ये 3 लाख, लेकिन मिल गया पहले, तो टैक्स जहां मिल गया वहीं लग जाएगा। ओके, जब ड्यू होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो इनका ये 3 लाख रुपए, जो यहां का 3 लाख तो पहले प्राप्त कर लिया, और यहां का 3 लाख इनको यहां प्राप्त होता, यहां प्राप्त ही ना होता, यहां 3 लाख रुपए जो इनका बचता वो मिलता ही नहीं, वो यहां मिलता आके, तो भैया 3 लाख जो यहां ड्यू होता उस पर यहां पे टैक्स लग जाता। बात क्लियर है। तो सैलरी अगर पहले ड्यू हो जाएगी तो ड्यू के आधार पर टैक्स लग जाएगा, और अगर पहले प्राप्त हो गई तो प्राप्ति के आधार पर टैक्स लग जाएगा। सैलरी ड्यू और रिसीट विच एवर इज फर्स्ट विल बी टैक्सेबल। वेतन पहले प्राप्त हो गया, वेतन पहले देय हो गया, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसी के आधार पर टैक्स लग जाएगा। मान लो एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये महीने की है, 6 महीने का अभी 1 वर्ष का वेतन उसका रुका पड़ा है, उसको मिला नहीं, फिर भी उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन जब वेतन उसको एक्चुअल मिलेगा तब उसको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है ना। और यहां मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके एम्प्लॉयर से आपको एडवांस सैलरी मिल जाती है तो जिस समय वो मिल जाएगी उसी समय आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में वो ड्यू होगी तब फिर ड्यू पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बताता है सेक्शन 15 का दूसरा पॉइंट जो कहता है सैलरी ड्यू और रिसीट विच एवर इज फर्स्ट विल बी टैक्सेबल। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट से उनको भी समझते हुए चलते हैं इसी सेक्शन में। तीसरे नंबर पर क्या कहता है, देखिए जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत हमको है नहीं, हम आपको नौकरी पे नहीं रख पाएंगे। एम्प्लॉय ने कहा अरे नहीं साहब, आप हमारे माई बाप हैं, हम छोड़ के आपको कहाँ जाएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे। उसने कहा कैसे यार रखेंगे, देख नहीं रहे बिक्री कितनी कम हो गई, क्या करेंगे आपका। उसने कहा साहब बिक्री कम हो गई तो सैलरी कम कर लो, हमारी सैलरी कितनी कर दो, अब हमारी 50% सैलरी कर दो, लेकिन हमको जॉब से ना निकालो। ठीक है अच्छा पड़े रहो, फिर 50% सैलरी देंगे। गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को नहीं मानता। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी स्वेच्छा से अपने एम्प्लॉयर को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा त्याग दिया है तो तुमने त्याग दिया होगा, इनकम टैक्स वाले उसको त्यागा हुआ नहीं मानेंगे, उससे सैक्रिफाइस किया हुआ नहीं मानेंगे। आपके ऊपर पूरी इनकम का टैक्स लगेगा जितनी इनकम आपकी एक्चुअल में बनती थी। ध्यान दीजिएगा, इस वजह से कभी अपने एम्प्लॉयर को सैलरी अपनी तरफ से मत छोड़ने लगना। अगर छोड़ना है
तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। अगर छोड़ना है तो चौथा पॉइंट आया, वो कहता है एग्रीमेंट के आधार पर लिखित में यदि कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर के लिए बिना किसी वेतन के या न्यूनतम वेतन पर काम करने को तैयार हो गया है, देन फिर उसकी उतनी ही सैलरी पर टैक्स लगेगा जितनी एग्रीमेंट में सैलरी लिख दी गई है। अरे क्यों ना लगे, इसमें कौन सी दया करे दे रहे हो आप, कौन सी महान कृपा करे दे रहे हो आप। जब सैलरी राइज ही नहीं हुई, उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसका उदय ही नहीं हुआ, तो काहे लगा दोगे टैक्स। ऐसे किसी चलते हुए व्यक्ति को, रोड छाप व्यक्ति पे, रोड पे से किसी को पकड़ लाओगे, कहोगे तुम सैलरी पाते हो, तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, बेमौत मार दोगे क्या किसी को, तब टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना, तीसरे नंबर के पॉइंट में ही यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी स्वेच्छा से, केंद्र सरकार के किसी राहत कोष में अपनी सैलरी डोनेट कर देता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री राहत कोष में कोविड के टाइम में मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों ने डोनेट किया, तो इस तरीके से अगर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप डोनेट करते हो या इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करते हो, ना कि सिर्फ सैलरी का, उसकी डिडक्शन आपको पूर्ण रूप से मिल जाती है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो भैया ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको बताया है किसने, सेक्शन 15 ने बताया है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को क्या समझ के रखना है कि ये दो बातें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, पहला पॉइंट कि सैलरी में हम सैलरी की इनकम को टैक्सेबल कब करेंगे सैलरी के हेड में, तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बन रहा होगा। अगर ये रिलेशन नहीं बन रहा है तो इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी ही नहीं, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दूसरी बात, सैलरी अगर पहले ड्यू हो गई या सैलरी पहले रिसीव्ड हो गई, दोनों में से जो अवधि पहले होगी उसी पर हम टैक्स चार्ज कर देंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे, डबल टैक्सेशन नहीं होता है। तो उम्मीद है सेक्शन 15 आप भली भांति समझ गए होंगे।